नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग तृतीय हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर SR कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए भाग तृतीय वर्ष की जो क्लासेज हैं उसके अंतर्गत हम आधुनिक काव्य में विभिन्न कवियों को देखा है, पढ़ा है, व्याख्याएं की है। आज हम एक नए कवि के रूप में धूमिल के काव्य की चर्चा करेंगे। धूमिल का जो पूरा नाम है वो सुदामा पांडे है। ये उनका चित्र है, आप देख लीजिएगा। इनका जीवन भी बहुत संघर्ष में रहा है, क्योंकि लेखक जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता है उसकी जो ऊंचाइयां हैं उसको छू नहीं सकता। जो अभाव हैं, जो गर्दिशें हैं, जो दुख हैं, जो संघर्ष हैं, उनमें वो जो है पिघलता हुआ सोने जैसा निखरता है। तो इनकी जीवनी के बारे में हम देखते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल का जो जन्म है 9 नवंबर 1936 को गांव खेवली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम जो है शिवनायक पांडे है और मुनीम का काम करते थे। जब वे 11 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। वो छोटी उम्र में थे तब इनके पिताजी गुजर गए, जिस कारण से इनका बचपन काफ़ी संघर्षों में बीता। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है गांव खेवली में ही संपन्न हुई और 1953 में जब इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तब अपने गांव के जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास की हुआ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने इंटर कॉलेज की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इनका जो बौद्धिक विकास पुस्तकालय में हुआ। इस 12 वर्ष के अल्पायु में इनका विवाह मूर्ति देवी से हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे रोजी रोटी की चिंता में पड़ गए थे। सन 1958 में ITI से विद्युत डिप्लोमा किया और विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। ऐसे में ब्रेन ट्यूमर के कारण इन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ और 1975 में इनका देहावसान हो गया है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके जीते जी एक भी काव्य प्रकाशन में प्रकाशित नहीं हुआ। इनके मरणोपरांत जो है काव्य का प्रकाशन हुआ है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। धूमिल की जो सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम हैं, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। देखिए, धूमिल मुख्य रूप से समकालीन कविता के कवि कहलाते हैं और समकालीन कविता का तात्पर्य है जो अपने समय के यथार्थ से जुड़ी हुई हो, अपने समय के जो मूल्य हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं उनसे जूझती हो। तो आज़ादी के बाद का जो दौर था वो नई कविता में परिणित होने के बाद धीरे धीरे समकालीनता की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। जो कवि नई कविता में लिख रहे थे, नवी कविता के दौर में लिख रहे थे, वो समकालीन कविता के दौर में भी लिखते रहे हैं। तो धूमिल एक शैली बन गई। धूमिल जो है अपनी कविताओं में कहावत और जो मुहावरे हैं उनका ऐसा प्रयोग करते हैं, सटीक प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी सारी कविताएं मुहावरेदानी है, मुहावरों से भरी पड़ी है। तो जो बात कहते हैं वह ठोक पीट के कहते हैं और बहुत गहरा असर करती है। जैसे इन्होंने 2 पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। जैसे, लोहे का स्वाद लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अर्थात यानी घोड़ा जो सबसे ताकतवर है उसके मुंह में अगर लगाम लगा दी जाती है तो उसकी कीमत कौन जानता है? घोड़ा। तो ऐसे ही जो कानून बनाते हैं या जो कानून बनाने वाले हैं उनको कानून से बंधन नहीं है। कानून के बंधन किसको कौन मारता है? आम जनता को। जो सबसे बड़ी ताकत होती है, शक्तिशाली होती है, उसी को बाधित करते हैं। और एक जगह लिखते हैं
हमारे देश की संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। आप अपने आप समझ लीजिए कि संसद में किस बात पे हंगामा होता है, कितने दिन संसद चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना खोखलापन है, ये सब चीजें उन्होंने लिखी है। आजादी के बाद भी भारत की जो विषम परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। सत्ता हस्तांतरण के बाद अंग्रेजों की शोषक नीति को ही अपनाया गया। यानी पहले अंग्रेज थे तो अब कम से कम अपने पास एक बहाना तो था कि हम उनके विरुद्ध आवाज उठाएं, क्योंकि वो अपने नहीं हैं। लेकिन अब तो अपने ही शासक बन बैठे और वही अंग्रेजी नुमा जो शासक हैं वही शासन करने लगे। उन्होंने कहा रुको हम विकास करेंगे, रुको हम विकास करेंगे। अरे 20 साल धोखा दिया गया मुझे और फिर कहा जाएगा विश्वास करने को। ये कविता की पंक्तियां हैं। आजादी से जनता की समस्त आशाएं और आकांक्षाएं टूटकर बिखर गईं। देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। भ्रष्ट नेताओं और पूंजीपतियों के गठजोड़ से देश की जनता को लूटना शुरू कर दिया। सामाजिक समस्या यथास्थिति उपस्थित रही। इन विषम परिस्थितियों को देखकर युवा पीढ़ी में आक्रोश और क्रोध का जन्म होता है। युवाओं का यह आक्रोश, कुंठा, घुटन, उग्रता और विद्रोह केवल साहित्य की चिंता और अभिव्यक्तियां नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विघटन से उपजी हुई मूर्त और मुखर ध्वनियां है। यही कारण है कि 7वें दशक की हिंदी कविता में हम जहां कवि को अपने परिवेश के प्रति एक जबरदस्त असहमति, विरोध और विद्रोह का भाव देखते हैं, वही 7वें दशक के भारतीय समाज में भी युवकों में अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति एक भयंकर असंतुष्टि और आक्रामक का रवैया देखते हैं। जगह जगह छात्र आंदोलन हुए, तोड़फोड़ हुई, हिंसा की वारदातें हुई। छात्रों की यह हिंसा और दिशाहीन कार्यवाही आज के व्यापक सामाजिक विघटन का ही रूप है। यह विघटन सामाजिक काल की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल जैसी बुलंद, निर्भीक, इतनी खनकदार आवाज कोई दूसरी नहीं रही। आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की जैसे जीवंत, खरी और टटकी अभिव्यक्ति उन्होंने की, वैसी किसी ने नहीं की है। वे पहले ऐसे कवि हैं जो आत्महीनता के खिलाफ कविता के द्वारा जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। वे मानते हैं कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इस लिहाज से मोचीराम 1972 में जो प्रकाशित हुई है, ये संसद से सड़क तक जो संग्रह है उसमें संग्रहित है, उनकी प्रतिनिधि रचना है, या यूं कहें उनका सर्वाधिक चर्चित व असरदार वक्तव्य है। इसके भीतर एक सजग समाजवेता बैठा है जो महसूस करता है कि जीने के पीछे एक सार्थक उद्देश्य व तर्क होना ही चाहिए। धूमिल की भाषा, संबोधनात्मक प्रयोग भी उन्हें तमाम समकालीन मुलम्बेदार और पांडित्य प्रदर्शन प्रिय कवियों से अलग एक विशिष्ट पहचान देती है। उनकी कविता नए बिंब विधान, नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है। इस दृष्टि से उनकी काव्यभाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य बिंब अपने प्रवृत्ति कवियों से पृथक हैं और अपनी प्रकृति और प्रस्तुति में अद्भुत हैं। कहावतों और मुहावरेदार भाषा सीधा पाठक को भेदती हैं। छंद विधान की दृष्टि से उनके लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई हैं। कविता के एकरसता और लंबाई तोड़ने के उद्देश्य से पंक्तियों को छोटा बड़ा करते हैं और तर्कों द्वारा तालमेल और लय स्थापित करते हैं। हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले इस जन कवि का योगदान चिर स्मरणीय रहेगा और हमेशा याद रहेगा। अब इनकी जो मोचीराम कविता है उसके बारे में हम देखते हैं। कविता का सार बताऊंगा आपको मैं, भावार्थ बताऊंगा और व्याख्या की जो व्याख्या स्थल हैं वो बताऊंगा। तो देखिए मोचीराम कविता क्या है। मोचीराम किसको कहते हैं? जो जूते गांठता है, हमारे जूतों जो फट जाते हैं उस पर पाबंद लगाता है, वो मोचीराम कहलाता है। और तो ये मोचीराम आपको हर कहीं फुटपाथ पर बैठे मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी, एक गरीब अभावों से ग्रस्त आदमी का एक प्रतीक है मोचीराम। लेकिन ये गरीब होते हुए भी अपनी जो समकालीनता है उसके प्रति सचेत है, अपने जो दायित्व है उसके प्रति सचेत है। तो देखिए धूमिल की मोचीराम कविता। काव्य का सृजन जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से करते हैं धूमिल। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये कविता शुरू होती है कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला।
काम करते हुए जो रापी जिससे अपन जो है चमड़ा काटते हैं, उससे जब काम से थोड़ा सा उसको विराम लेना था तो उसने मुझे देखा और क्षण भर टटोला, यानी मेरा जो है मूल्यांकन किया, कैसा हूँ, किस तरह हूँ, किस स्वभाव कैसा है, भाव कैसे हैं। और फिर पत्याय स्वर में बोला, पत्याय नहीं बिल्कुल बारीक स्वर में, जिसको कहते हैं हल्के दबे हुए स्वर में बोलते हैं। वह हंसते हुए बोला, क्या बोला कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, कि बाबूजी मेरी निगाह में या मेरे हिसाब से न मेरे लिए कोई बड़ा होता है न मेरे लिए छोटा होता, क्योंकि मेरा काम जो है जूतों का है और मैं किसी आदमी को छोटा बड़ा कर भी नहीं सकता और आंक भी नहीं सकता। मेरे लिए जो बड़ा आदमी है जूता पहनेगा, छोटा आदमी वो भी जूता पहनेगा, तो मेरा काम जूता काटना है। तो मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यानी एक जोड़ी जूते के समान है। उसकी औकात क्या है? एक जोड़ी जूते के समान है, क्योंकि मरम्मत कराने के लिए जो है अमीर आदमी भी आएगा, मरम्मत कराने के लिए बड़ा आदमी भी आएगा, मरम्मत कराने के लिए छोटा आदमी भी आएगा, और मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। बस इतना मुझे उससे दरोकार है। और असल बात तो ये है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी बात समझाने की आवश्यकता है कि आदमी कैसा ही हो, किसी भी तरह हो, कितना बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन आजकल कोई भी आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अपनी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। उसकी भी अपनी पीड़ाएं हैं और उसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं, और वो उसी कमजोरियां, उसी जो मजबूरियों के सामने अपने आप को विवश पाता है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। पेशेवर हाथ, काम करने वाले हाथ, और फटे हुए जूते, जिसके जूते फटे हुए हैं, उनके बीच में कहीं कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है, एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जिस पे जो है टाँके पड़ने का मतलब यहाँ दुख की चोट पड़ना है, और जो जूते से झांकती उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। अभावों के जो दिन है उसको किस तरह से काटता है, वो इस तरह इसको इंगित करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई जूते से झांकती हुई जो फट गया जूता, उसमें से उंगली निकल जाती है, और वो देखता है कि अब कोई शर्म के मारे कोई इसको देखेगा तो मेरे क्या समझेगा, तो वो उसकी चोट जो है, अभावों की चोट है, जो चोट है वो हथौड़ी की तरह अपने छाती पर सहता है, महसूस करता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। अब आदमियों की जो है बात करता है कि तरह तरह के जूते का मतलब है तरह तरह के आदमी जूते पहन करके आते हैं, और आदमी की अलग अलग नवियत बताते हैं, प्रकृति जिसको कहते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, सबकी अपनी अपनी वेशभूषा है, हाव भाव है, लेकिन मेरे लिए एक जूता जोड़ी है। उसका 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 मेरा काम जो है केवल एक जोड़ी जूता है, और उसका मेरा काम जितना है उतना ही मैं उसको आंकता हूँ। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके जूते जगह जगह से फटे हुए हैं और चकतियाँ लगी हैं, पैबंद लगे हुए हैं। इसे एक आदमी पहनता है, अभावों से ग्रसित आदमी इस जूते को पहनता है, जिसे चेचक ने चुग लिया है। जो समसामयिक जो परिस्थितियां हैं उनमें वो घिर गया है। चेचक चुग लिया का मतलब जैसे चेचक के दाग हो गए हों जगह जगह, वैसे। पर उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, लेकिन फिर भी वह आदमी हंसता है, उम्मीद को, संभावनाओं को लेकर के हंसता है। जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही। उदाहरण देखिए, कितना अच्छा बिंब दिया है यहाँ पर कि जैसे कोई टेलीफोन के खंभे पर, टेलीफोन का नाम है यहाँ पर, फोन नहीं है, टेलीफोन शब्द देखिए, वो खंभे पर जैसे कोई कटी हुई पतंग टेलीफोन के खंभे पर उस तारों में उलझ जाती है और अपने आप को मुक्त करने के लिए हवा के साथ फड़फड़ाती है। ऐसे ही ये आदमी है जो हंसता है, लेकिन किस तरह से मजबूर है, जैसे कोई कटी हुई पतंग तारों में उलझी हुई हो। बाबूजी इस पर क्यों पैसा फूकते हो? जब मैं उनको कहता हूँ कि ये तो बहुत जगह जगह से फट गया है जूता, अब इसको आप पैबंद लगाओगे फिर टूट जाएगा, फिर पैबंद लगाओगे, तो मैं कहता हूँ कि इस पर क्यों पैसा फूकते हो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर पैसा क्यों लगाते हो, लेकिन मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है और मैं महसूस करता हूँ भीतर एक आवाज़ आती है, क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूँ। मेरी भीतर की आवाज़, मजदूरी की आवाज़, मजदूर की आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो, यानी अपने काम पर ही जो है तुम नालत फेर रहे हो। आप यकीन करें, उस समय चकतियों की तरह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। यानी मैं करता तो हूँ काम व्यवस्था में, लेकिन कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ,
इस असमंजस में पड़ जाता हूँ, क्योंकि अभाव में घिरा आदमी ये भी है और अभाव में घिरा हुआ भूखा आदमी मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो उस पर जो है चकत्तियाँ लगाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है शहर को, न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, वह कोई बनिया या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। एक आदमी और आता है जो इन अभावों से दूर, एक आदमी जो छल कपट धोखा बेईमानी कर करके अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और दिखाता जैसे बहुत व्यस्त है, लेकिन काम नहीं है उसके पास। तो एक आदमी आता है जो न अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, जो बार बार कहीं समय देखता है लेकिन उसको कहीं जाना नहीं है, चेहरे पे बहुत हड़बड़ी है, लगता है जैसे कोई बनिया हो या बिसाती हो, व्यापारी जिसको कहते हैं, मगर रोब ऐसा गांठता है कि जैसे हिटलर का नाती हो, जैसे हिटलर का संबंधी हो, कोई जो निरंकुश हिटलर था उसका कोई नातेदार हो, ऐसे करके जो है हमसे वो बात करता है। इससे बांधो उससे काटो, हियाँ ठोको वहाँ पीटो, गुस्सा दो ऐसा चमकाओ, जूतों का ऐसा बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है, रूमाल से हवा करता है। और क्या कहता है, अरे इस तरह से गांठो इसको, इस तरह से काटो इसको, इस तरह से बांधो इसको, इस तरह से पीटो इसको, इसके गुस्सा लगाओ, ऐसे इसको चमकाओ, पॉलिश से चमकाओ, ऐसा करके वो बहुत करते। और अब रूमाल से पसीना पहुँचता है, कहता है कि उफ बहुत गर्मी है, अब रूमाल से अपने आप को हवा करता है और मौसम के नाम बिसूरता है और मौसम को जो है वो गालियाँ देता है। सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूमता है। यहाँ भी तो उदाहरण देखिए, भीम देखिए बहुत अच्छा दिया है। सड़क पर आती जाती जो महिलाएं हैं उनको जो है बंदर की तरह घूरता है। गरज ये है कि घंटे पर खटवाता है, यानी घंटे पर तो काम करवाता है और नामा देते वक्त सांप नट जाता है, और जब मैं मेहनत का जो पैसा मांगता हूँ तो उस वक्त सांप मना कर देता है। शरीफों को लूटते हो वह घुर्राता है और ऊपर से मेरे पे रोब जमाता है, कहता है कि शरीफों को लूटते हो, ये घुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, कुछ सिक्के मेरी तरफ उछाल करके आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है, लेकिन किसी का जो मजदूरी का पैसा कोई खा नहीं सकता, तो अचानक जो है वो चिहुक करके जो है सड़क पर उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, कोई ना कील रह गई होगी जो उसके पैरों में चुभ गई होगी। तो वो जब सड़क पर चला तो उसके पैर में कील चुभी तो वो तिल मिला गया। तो अगर किसी का पैसा खाओगे, अगर किसी की मेहनत पर किसी का जो है तुम मेहनत हड़पोगे तो ऐसा ही होगा। और जो मौका पाकर उभरती और उंगलियों में गड़ती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त एक ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। ये पंक्तियाँ पहले भी हैं। असल में वो एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है। अगर कोई एक व्यक्ति सोचता है कि ये जो पेशा है एक जाति है, वो जाति का एक ये पेशा है, यानी ये जाति ही ये पेशा करेगी, ये काम करेगी, ये काम कार्य करेगी, ये वह गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि किसी का भी किसी पे अधिकार नहीं है। और अगर लोग ये समझते हैं कि भाषा पर हमारा ही अधिकार है, जो पूंजीपति लोग समझते हैं या जो फिर जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि भाषा पर हमारा अधिकार है, तो वो भी गलतफहमी के शिकार हैं। और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जिसकी असलियत ये है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबके सामने से होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। यानी सबको आता है विरोध करना, विद्रोह करना, लेकिन कुछ जो है अपनी सच्चाइयों से रूबरू नहीं होना चाहते। वो जो है अक्षरों को आगे अंधे का मतलब उन अक्षरों की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको चुपचाप सहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो भूखे हैं, पेट की आग कैसे शांत करेंगे इस बात से वो डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। इनकार से भरी हुई एक चीख, जोर से चिल्लाना, और समझदार चुप, और मौके की तलाश को देख करके बोलना और तब तक के लिए चुप रहना, दोनों का मतलब एक है, विद्रोह। भविष्य घड़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करती है। ये दोनों, चीख और चुप, दोनों भविष्य घड़ने में, भविष्य का निर्माण करने में, आने वाले समय का निर्माण करने में, दोनों ही अपनी अपनी तरह से अपना फर्ज निभाती हैं, अदा करती हैं। ये मोचीराम कविता थी जिसके कुछ अंश मैंने आपको व्याख्यायित किए हैं। इसी तरह